नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पीएम ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी विमोचन किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का ये विशाल रोजगार मेला ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम ने कहा कि पिछले महीने हमने 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। और स्वरोजगार के अभियान की घरेलू उत्पाद, निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी पहलों से नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसे ही अभियान रोजगार मेला से अगले एक साल में कुल 10 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अक्टूबर 2022 में देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां 75,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। I am thankful to Government of India for giving me this opportunity and Indian Railway to serve the nation. Lastly, I am grateful to Prime Minister of India for creating such a job opportunity for the youth of our nation. मुझे केंद्रापाड़ा डिवीजन से एज अ पोस्टल असिस्टेंट मिला है और मैं प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I got placed in Canara Bank as probationary officer and thanks to the central government and Sri Narendra Modi ji for fastening up all the process so that I got the job so fast. Thank you. आज फिर से देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र चयनित उम्मीदवारों को सौंपे जा रहे हैं। आज के नव नियुक्तों में शामिल हैं अर्धसैनिक बलों में पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अनेकों विभागों में अनन्य पद। मिशन कर्मयोगी इन्हें रोल बेस्ड लर्निंग के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर श्रेष्ठतम प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाएगा। जब देश भर से युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के हमारे साथी सरकार में जुड़ेंगे, तो वे सभी इंडिया एट 2047 के सशक्त साझेदार बनेंगे। ये सभी अपनी कार्यकुशलता से नागरिक सेवाओं को सुगम बनाएंगे और भारत के प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। ये नवनियुक्त कर्मयोगियों की राष्ट्र को समर्पित सेवा का प्रारंभ है। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम ने यह भी कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक मात्रा में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। और पीएम ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की ये पहल निरंतर जारी रहेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण पीसी हो रही है, आइए सुनते हैं उसको। और उसे सही ठहराते हुए कहते हैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। हमने उस दिन भी पुरजोर तरीके से यह बात उठाई थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग ये मुद्दा यहां उठा रहे हैं। और एक बात कहूंगा, बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि देश का कानून ये उम्मीद हर नागरिक से करता है और खासकर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन यह दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और यह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हमने यह मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है
ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का, और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। और मैं आपके तो अभी आप भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुन रहे थे, जो कि आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जेल में मसाज का जो वीडियो आया था, सीसीटीवी फुटेज आई थी, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को 2 काम करने चाहिए। एक तो उनको पूरे देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सत्येंद्र जैन को, जो कि अभी भी मंत्री पद पे हैं, उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने गौरव भाटिया ने कही। लगातार वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है बीजेपी। बढ़ेंगे आगे। एक दुखद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। पलिया भीरा रोड पर एक वाहन के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। आफताब को विशेष सुनवाई के लिए आज कोर्ट में पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देश में घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक घटना में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, जबकि दूसरी घटना में एक अन्य घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता के मुताबिक सतर्क जवानों ने जम्मू के अरनिया सेक्टर और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का फिलहाल राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव में रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जडेजा इन दिनों अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। प्रचार के दौरान हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत में रविंद्र जडेजा ने कहा कि अगले 5 साल वो क्रिकेट खेलकर देश की सेवा करना चाहते हैं। आप क्रिकेटर हैं, अभी खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, भविष्य की योजना क्या है? क्रिकेट अभी खेलते रहना है, राजनीति भी नजर में सीधे तौर पर है, या फिर फिलहाल फोकस पूरा क्रिकेट पर? नहीं, अभी मुझे लगता है कि 4-5 साल क्रिकेट मेरे में बचा हुआ है, तो मैं और 4-5 साल क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेलने को देखूंगा। और मैं अपने आप को फिट रखता हूं, अपने आप को खाना, डाइटिंग, ट्रेनिंग वगैरह मैं अपना करता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी 5 साल तक तो मैं खुद के, मैं ये इलेक्शन के लिए और पॉलिटिक्स में मैं अपने आप को 5 साल के लिए तो नहीं देख रहा हूं, बट 5 साल के बाद मैं देखूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, मेरा अभी सिचुएशन क्या है। नहीं, अभी तो मेरा फोकस पूरा का पूरा क्रिकेट में ही है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधियों का दूसरा समूह काशी पहुंच गया है। यह समूह तमिलनाडु के कारीगरों का समूह है। रात करीब 2 बजे काशी रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन जब वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची तो डमरू बजाकर और पुष्प वर्षा कर सभी प्रतिनिधि का स्वागत स्थानीय प्रशासन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। काशी तमिल संगमम में आए प्रतिनिधि इतने गर्मजोशी से हुए स्वागत से बहुत खुश नजर आए। बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है, थैंक यू मोदी जी का। और खाना पीना सबके लिए बहुत अच्छा बनाया, आने जाने में बहुत अच्छा किया, सब आदमी मदद किया हम लोग को इधर आने तक। इधर इतना हम लोग इंतजाम सपने में देखा नहीं था, इतना बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। The Kashi tour is very enjoyment. I am very happy. Thank you, Indian government. Coming from Ooty,
So this travel experience was really amazing. I would like to thank Yogi Adityanath ji, Narendra Modi ji, and our Prime Minister and our Education Minister and our coordinators IIT Madras and Banaras Hindu University for arranging us in such an amazing trip for us. Thank you everyone. Thank you. हमारे साथ तो लगभग 200 आदमी आए हैं, मदरसे आए हैं, काशी तमिल संगम नाम पर आए हैं। मोदी जी का ये कार्यक्रम में हम है सब ये है, इसमें बहुत कुछ लगता है, आंखों भी हंस भी आ जाता है, बहुत खुशी है। आपको देखने से बहुत कुछ लगता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सब लोग एक ही भारत का मतलब ये सपना था पहले, अभी सच्चाई हो गया। और काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से मेहमानों के आने का दौर जो सिलसिला है वो जारी है। काशी तमिल संगमम के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस पर IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश अजीत सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने। हम जानना चाहेंगे, सुकुत पहला जब लोगों का जत्था आया तो खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से लोगों के आवागमन और आतिथ्य की व्यवस्था है? देखिए, ये काफ़ी व्यापक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काशी और तमिल इस कल्चर को, इन कल्चर के बीच में जो समानता है उसको बेसिकली दिखाने का एक मौका इसके माध्यम से दिया जा रहा है। IIT चेन्नई के माध्यम से कुल 2592 लोगों को चयनित किया गया है और ये लोग जो हैं समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं। समूहों के आने के लिए कैसे आतिथ्य की व्यवस्था है, कैसे रहने के इंतजाम है? डे 1 को उनका जब अराइवल होता है उसके बाद 2 दिन काशी की धरती पे उनका भ्रमण कराया जाता है और काशी में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित करते हैं उनको देखने का मौका दिया जाता है। साथ ही गंगा आरती जो बनारस की एक पहचान है, उसे क्रूज पे जो अलकनंदा और मंदाकिनी क्रूज यहाँ पे है, उन क्रूज पे बेसिकली सवार होकर उस आरती को देखने का मौका दिया जाता है। सुब्रमण्यम भारती जी का घर है जिसको कि म्यूजियम में तब्दील किया हुआ है, उसे देखने का मौका मिलता है। शंकराचार्य का जो मठ है उसे देखने का मौका मिलता है और इसके साथ ही आप जब 2 दिन की यात्रा अपनी पूरी करते हैं बनारस में, इसके बाद आप प्रयागराज के लिए इस यात्रा के माध्यम से पहुंचते हैं। फिर यात्रा आगे अयोध्या के लिए बढ़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ बाकी जो मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, इनके दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद चौथे दिन रात्रि में उनकी यात्रा वापस हो जाती है। अगला जो समूह आ रहा है या अलग आने वाले जो अन्य समूह हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? पहले समूह में छात्र लोग आए थे, छात्रों का प्रतिनिधित्व था। दूसरे समूह में आर्टिजन्स आ रहे हैं और इसी तरीके से अगले समूह में बिजनेसमैन आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। उसके अगले समूहों में स्पिरिचुअल लोग आएंगे, जो टेम्पल से जुड़े लोग हैं वो लोग आएंगे और इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग समूहों में उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। यात्रा यहाँ आने वाले लोगों के लिए यादगार रहे, इसके लिए खास इंतजाम आप लोगों के रहने और आतिथ्य के क्या क्या इंतजाम और सुरक्षा के भी? देखिए, यहाँ पे जो इंतजामात हैं इनके लिए इनके रहने की अच्छी सुविधाएं होटलों में की गई है और खाने पीने के लिए इनकी अपनी संस्कृति और खान पान के हिसाब से खान पान इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेहतर सुविधाएं होती हैं, उसके माध्यम से उनको पहुंचाते हैं वहां। काशी की जो संस्कृति है, इसके बीच जो पहचान है, इसके बीच जो संबंध है, उसको पुनर्स्थापित किया जा सके और बेहतर तरीके से जागृत किया जा सके। 12 समूह आएंगे, 200 से ज्यादा व्यक्तियों के, जिसमें सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। निश्चित तौर से ये काशी तमिल संगमम एक ऐसा आयोजन है जो हमारे सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता ही है और साथ ही साथ ऐसे खास इंतजाम किए गए हैं कि हर प्रतिनिधिमंडल को ये यात्रा आजीवन अविस्मरणीय रहे। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, काशी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से।
गोवा के पणजी में जारी 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। आज दिन भर देश विदेश की फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। देश विदेश की कई नामी हस्तियां इस महोत्सव में शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर हमारी सहयोगी शहला निगार ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास बातचीत की। पंकज जी, डीडी न्यूज में, दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इफ्फी का 53वां संस्करण अपने आप में बहुत खास है। आप यहाँ मौजूद हैं, इससे ये और भी ज्यादा खास हो गया। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरा आज मास्टर क्लास है, उसी के लिए आया हूँ, तो वो शाम में है। फिर मुझे पता चला बिहार के स्टॉल यहाँ लगा है पहली बार, तो मैं वो देखने आ गया था। तो अब बतौर स्टेट वो लोग लगाए हैं फर्स्ट टाइम, तो अच्छा है, बढ़िया है। सर, इफ्फी इस बार कई नए प्रयास कर रहा है, चाहे वो दिव्यांग जनों के लिए उन्होंने खास प्रयास किए हैं या फिर सिनेमा को आम जन तक ले जाने का काम किया है। कई कैरावैन शुरू की गई हैं। ये अलग अलग प्रयास हैं ताकि जन जन और आम जन सिनेमा से जुड़े, उसमें उसको अपने भाग के तौर पे महसूस करे। तो ये इन्हें आप इन प्रयासों को कैसे समझते हैं? अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। सिनेमा वैसे भी पॉपुलर मीडियम है और इसका मनोरंजन के सिवाय और भी एक लार्जर और बड़ा इस प्रयोग मतलब इस्तेमाल हो सकता है। कि युवाओं को क्या कुछ पहल करनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए? मेरा मास्टर क्लास है शाम को, तो बहुत कम टाइम है, उसमें आ जाओ तो ग्रूम एक ही दिन में हो जाओगे। तो नहीं, आप क्राफ्ट सीख के आए, पढ़ाई करके आए, मेहनत करके आए। बहुत मुश्किल जगह है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं खुद उसका प्रमाण हूँ कि एक छोटे से इलाके से आके और अभिनेता बन गया। तो लेकिन क्राफ्ट पे काम करके आना होगा और पढ़ लिख के बहुत तैयारी करके आना होगा। धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। सोलोमन द्वीप का मलंगो क्षेत्र आज सुबह शक्तिशाली भूकंप के जोरदार झटकों से दहल गया। भूकंप के झटके आज सुबह समूचे सोलोमन द्वीप में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। फिलहाल किसी तरह के जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने सुबह 7:33 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए। सोलोमन द्वीप प्रशासन का कहना है कि भूकंप से संबंधित और जानकारी जुटाई जा रही है। सोलोमन द्वीप में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 1000 से अधिक द्वीपों के साथ 9 मुख्य द्वीप समूह शामिल हैं। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। कई क्षेत्रों में अस्थायी घर मलबे में तब्दील हो गए। लोग ढह गई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि घटनास्थल पर बहुत से लोग अभी भी मलबों के नीचे फंसे हुए हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के जावा में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि इंडोनेशिया के जावा में भूकंप के कारण हुई जानमाल की क्षति की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत इस मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वक्तव्य में उत्तर कोरिया के हाल के मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा की है और इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपणों से सुरक्षा परिषद के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गुरुग्राम में मौजूद हैं। आइए सीधे रुख करते हैं गुरुग्राम का। और यहां पे केंद्रीय मंत्री की तरफ से उन युवाओं को जिनको कि गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं, उन तमाम युवाओं को
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर यहां पे दिया जा रहा। आप इन सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने इस विशेष कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में युवा अपनी जिम्मेदारियों को और भी बखूबी से निभाएं। भारत को 2047 तक जिस तरह से कहा गया है कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है, उस दिशा में वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और भी आगे बढ़ें। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुग्राम की, जैसा कि हमने कहा कि वो जो रोजगार मेला था वो बीएसएफ के कैंप में रोजगार मेले में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देशवासियों के योगदान से ही भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिज्नी मैं के आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना योगदान दीजिए भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए। आपके योगदान से ही हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़कर आ सकता है। और इस अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा, ये जो अगले 25 वर्ष होंगे, अमृत महोत्सव आज है, अमृत काल 2047 में होगा, तो अगले 25 वर्ष में हमारा योगदान क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आप सब अपना योगदान दीजिए। आप ये सोचिए हर लम्हे में कि आपको इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां दुनिया के देश अभी भी चेक का उपयोग कर रहे हैं, वहीं भारत यूपीआई के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। दिन की शुरुआत ये सोच कर करें कि आज किसी का भला करना है, आज देश की सेवा में फिर कुछ नया करना है। और अपना कम से कम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, ये 3 गोल जरूर रखिए कि आपको अपने डिपार्टमेंट में क्या करने हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में क्या योगदान दे सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज का युवा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेगा। दुनिया के देश तो आज भी चेक ही बांट रहे हैं, चेक भी लिख रहे हैं, लेकिन भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूपीआई भीम ऐप बनाई। आज चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, रेडी फड़ी वाला भी क्यूआर कोड से आपके मोबाइल फोन से पैसा ले लेता है और पैसा दे सकता है। ये दुनिया के किसी देश ने करके दिखाया तो भारत ने करके दिखाया। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर संगाई महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का आयोजन बिष्णुपुर जिले के एथनिक पार्क में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यसभा सांसद लिशंबा सनाजाओआ भी मौजूद थे। इस 10 दिवसीय उत्सव का आयोजन 2 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। इस मौके पर बोलते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, जो ट्रेन कनेक्टिविटी हो, जो वाटरवे कनेक्टिविटी हो, जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, जो वाईफाई कनेक्टिविटी हो, जो इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी हो, जो ह्यूमन कनेक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी हो, डेवलपमेंट कनेक्टिविटी हो, आज नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होके मन से नरेंद्र मोदी जी सरकार काम कर रहे हैं। डिज्नी के सीईओ पद पर बॉब आइगर की वापसी हो रही है। आइगर ने कंपनी में पिछले 15 साल तक इस पद पर काम किया और पिछले साल ही वो सेवानिवृत्त हुए थे। वे कंपनी में बॉब चापेक की जगह लेंगे। द वॉल्ट डिज्नी ने बॉब आइगर को 2 साल के लिए सीईओ की पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान सोमवार को चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचा। इस दौरान दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर रही। अंतरिक्ष यान ने 8083 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से यात्रा की। ओरियन अंतरिक्ष यान आर्टेमिस 1 मिशन का हिस्सा है, जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में 16 नवंबर को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुई थी। इस मिशन के तहत नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को लॉन्च किया था।
उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट से ओरियन स्पेसक्राफ्ट अलग होकर चांद की ओर रवाना हो गया था। कोलंबिया के मेडेलिन शहर में सोमवार को एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आवासीय इलाके में जा गिरा। इस हादसे में विमान में सभी 8 लोगों की मौत हो गई। इस विमान ने सोमवार सुबह ओलाया हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। विमान के मकान पर गिरने से पहले पायलट ने निकटस्थ एटीसी को इंजन में खराबी की सूचना दी थी, जिसके बाद कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया। खबर खेल जगत से है। फीफा विश्व कप के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हरा दिया है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस एकतरफा मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ईरान के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही। इंग्लैंड को पहली सफलता मुकाबले के 35वें मिनट में मिली, जब जुडे बेलिंघम ने गेंद को ईरान के गोल पोस्ट में दागकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद 8 मिनट बाद ही बुकायो साका ने दूसरा गोल दागकर इंग्लैंड की बढ़त को दोगुनी कर दी। मुकाबले का तीसरा गोल भी इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड की तरफ से रहीम स्टर्लिंग ने पहले हाफ के अतिरिक्त समय में तीसरा गोल कर बढ़त को 3-0 कर दिया। मुकाबले के तीसरे हाफ में इंग्लैंड को 3 सफलताएं और मिली। चौथा गोल बुकायो साका ने किया, जबकि 5वां गोल मार्कस रैशफोर्ड के शॉट से आया। इंग्लैंड की तरफ से छठा गोल जैक ग्रिलिश ने किया। वहीं पूरे मैच के दौरान ईरान को 2 सफलताएं हाथ लगी। ये दोनों गोल मेहदी तारेम ने किए। और फीफा विश्व कप में सोमवार को नीदरलैंड ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। डच टीम ने ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से हराने में सफलता पाई। मैच की शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके कारण पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ के अधिकांश समय भी दोनों टीमों की तरफ से गोल के असफल प्रयास ही नजर आए। हालांकि मैच के अंतिम 10 मिनटों में नीदरलैंड्स ने अपने आक्रमण तेज कर दिए। 84वें मिनट में कोडी जैक्पो ने जांग के पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मैच के अतिरिक्त समय में डेवी क्लासेन ने एक और गोल करके नीदरलैंड्स की 2-0 से जीत तय कर दी। इस जीत के साथ ही डच टीम ग्रुप ए में 3 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। 64 साल बाद फीफा विश्व कप में खेल रही वेल्स ने कप्तान गैरेथ बेल के गोल की मदद से अमेरिका के खिलाफ अपने पहले मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ करा लिया। मैच के अधिकांश समय गेंद को अपने पास रखने वाली अमेरिका ने पहले हाफ में बढ़त ले ली। उनके लिए टिमोथी विया ने 36वें मिनट पर पहला गोल किया। पहले हाफ में अमेरिका ने अपनी 1-0 की बढ़त बनाए रखी। मैच के 82वें मिनट में वेल्स को पेनल्टी के रूप में बराबरी करने का एक बेहतरीन मौका मिला। टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान गैरेथ बेल ने इस पेनल्टी को गोल में बदलकर मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज के पहले मैच में खिताब के प्रबल दावेदार अर्जेंटीना का सामना ग्रुप सी में सऊदी अरब से होगा। लगातार 36 मैचों से अजेय चल रहे अर्जेंटीना का इरादा इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर प्रतियोगिता का धमाकेदार आगाज करने का होगा। इस मुकाबले में सबकी नजरें दुनिया के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेसी पर होगी। माना जा रहा है कि मेसी का यह अंतिम विश्व कप है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश एक बार विश्व खिताब जीतने की होगी। 5वां विश्व कप खेल रहे सुपरस्टार मेसी के पास अपने 91 अंतर्राष्ट्रीय गोलों की संख्या में इजाफा करने का बेहतरीन मौका है। कोच लियोनेल स्कॉलनी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की टीम पिछली बार से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की टीम बेशक क्वालिफाइंग मुकाबलों में आसानी के साथ विश्व कप का टिकट पाने में सफल रही, लेकिन इस स्तर पर उन्हें अंतिम 16 में पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। और आज के दूसरे मुकाबले में ग्रुप डी में डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया के साथ होगा। इस ग्रुप में दोनों टीमों के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मौजूद हैं। ऐसे में डेनमार्क की पूरी कोशिश इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतकर अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत करने की होगी।
विश्व कप में डेनमार्क का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1998 विश्व कप में देखने को मिला था। उस समय टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। ऐसे में टीम इस रिकॉर्ड को तोड़ने के इरादे से विश्व कप में आई है। 2020 में हुए यूरो कप में डेनमार्क सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। ये पहला मौका है जब दोनों टीमें विश्व कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी। वहीं गत विजेता फ्रांस भी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ग्रुप डी में फ्रांस का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व कप से पहले फ्रांस अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से परेशान नजर आ रही है। चोटिल करीम बेंजेमा की गैर मौजूदगी के बावजूद गत चैंपियन फ्रांस की अग्रिम पंक्ति काफी मजबूत है। टीम के पास किलियन एम्बाप्पे, एंटोनी ग्रिजमैन और ओलिवर जीरू जैसे स्ट्राइकर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर फ्रांस के लिए 119 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागे हैं। हालांकि पॉल पोग्बा और कांटे के ना होने से टीम का मिडफील्ड थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। और ग्रुप सी में स्थित मैक्सिको और पोलैंड भी आज अपने विश्व कप अभियान का आगाज करेंगे। इन दोनों के लिए ये मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी ये मैच जीतेगा उसके ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने की उम्मीदें अधिक हो जाएंगी। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का यह आखिरी विश्व कप हो सकता है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश इस मैच को जीतकर नॉकआउट दौर में पहुंचने की, अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की होगी। पोलैंड ने विश्व कप क्वालिफायर में स्वीडन को 2-0 से हराकर अपनी जगह पक्की की थी। मैक्सिको अब तक विश्व कप का शुरुआती मैच कभी नहीं हारा है। यह आंकड़ा पोलैंड के लिए जरूर चिंता का विषय बनेगा। मैक्सिको 1994 के बाद से कभी अंतिम 16 से आगे नहीं बढ़ सका है। 17 बार विश्व कप में भाग ले चुका मैक्सिको पिछले 8 विश्व कप से हर बार क्वालिफाई किया है। और अब बात क्रिकेट की। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज जब नेपियर के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए उतरेगी तो उसकी नजरें सीरीज जीतने पर होगी। 3 मैचों की सीरीज में भारत दूसरा T20 मैच जीतकर 1-0 से आगे है। पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला मंगलवार को नेपियर के मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे T20 में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया अभी सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ओवल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रन के बड़े अंतर से हराया था। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने शानदार खेल दिखाते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने आतिशी पारी खेलते हुए अपने करियर का दूसरा T20 शतक लगाने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने इस मैच में 111 रन की आतिशी पारी खेली। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए थे। टीम इंडिया को तीसरे T20 मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। हालांकि ऋषभ पंत का खराब प्रदर्शन टीम के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने दूसरे T20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम को सफलताएं दिला रहे हैं। वहीं अनुभवी भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। स्पिन में युजवेंद्र चहल ने दूसरे T20 में 2 विकेट लेकर शानदार वापसी की है। वहीं ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट लेकर कप्तान पांड्या को एक विकल्प दिया है। दूसरी तरफ बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो कप्तान केन विलियमसन के निजी कारणों से इस मुकाबले में नहीं खेल पाने से टीम को बड़ा झटका लगा है। दूसरे T20 में विलियमसन ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना किया था। मेजबान टीम की बल्लेबाजी दूसरे T20 में बुरी तरह विफल रही है। ऐसे में अगर उन्हें सीरीज में बराबरी करनी है तो बल्लेबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा। गेंदबाजों में अनुभवी टीम सऊदी ने दूसरे मैच में हैट्रिक सहित 3 विकेट झटके थे। अगले मुकाबले में उनके कंधों पर गेंदबाजी के साथ साथ कप्तानी का भी दारोमदार होगा। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। बचपन को जिंदा रखना है, इसी स्लोगन के साथ शुरुआत की गई है खिलौना लाइब्रेरी की वाराणसी में।
बचपन का ख्याल कैसे रखा जाएगा प्राथमिक स्कूलों में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अभाव हर किसी को कुछ न कुछ सिखा देता है। अगर आप कुछ करने का मादा रखते हैं तो आपको अच्छी सीख देकर जाएगा अभाव। ऐसी ही सीख मिली प्रवीर चंद को, जो अपने बच्चे को खिलौना नहीं दे पाए तो इन नौनिहालों के लिए खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी। खिलौना लाइब्रेरी जो ये शुरू हुई है, विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी है। बचपन में जब हम मिडिल क्लास के होके हमने अपने बच्चे को खिलौना किसी कारण से नहीं दे पाए, तो मुझे लगा कि जो है जब हम अपने बच्चे को नहीं दे पाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और हकीकत है बच्चे के लिए खिलौना बनता है और वो खेल नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे का अभाव होता है। तो वो खिलौने से खेल भी सके, वो केवल लालच के न रह सके, और दूसरे जो है इस बहाने वो स्कूल आ सके, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फीस नहीं होती है तो वो स्कूल आने का आकर्षण नहीं होता है। शनिवार को तादाद स्कूल में ज्यादा होती है क्योंकि खेल होता है। कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। इनको काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद देने इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित पुजारी ने भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में इस खिलौना लाइब्रेरी को सहायक बताया और उम्मीद जताई कि इससे सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा भी मिलेगा। यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जो है बहुत कम संख्या में आते हैं। शनिवार के दिन इसलिए आते हैं ज्यादा संख्या में क्योंकि खेल कूद का आयोजन होता है। तो अब जब खिलौना उनके लिए नित्य यहाँ पर प्राप्त होगा तो मैं समझता हूँ कि वह शिक्षा की तरफ भी उन्मुख होंगे, वह पढ़ेंगे लिखेंगे भी और उनका बचपन भी जिंदा रहेगा। समाज के लोगों से इस तरह की उम्मीद से प्राथमिक शिक्षा विभाग भी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में खिलौना लाइब्रेरी सहायक सिद्ध होगी और आंगनबाड़ी में भी लोगों की मदद से खिलौना लाइब्रेरी शुरू की जा सकेगी। हम लोगों ने यहाँ पर एक खिलौना लाइब्रेरी शुरू किया है जिसमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए खिलौने की व्यवस्था की गई है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि हमारे छोटे बच्चे कभी कभी खिलौने से महरूम रह जाते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि इससे हमारी उपस्थिति भी बढ़ेगी और आगे हम लोग इसको जो है अपने जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे विद्यालयों में हैं, उनसे हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के जो हमारे बच्चे रहते हैं उन बच्चों का थोड़ा उपस्थिति कम रहती है। तो इन खिलौनों के माध्यम से उनको आकर्षित करेंगे और साथ में इसमें बहुत से गेम्स ऐसे हैं, बहुत से खेल ऐसे हैं जिससे उनकी तार्किक क्षमता का भी विकास होता है। तो उसमें सीखने और तार्किक क्षमता बढ़ाने की भी प्रक्रिया में गति आएगी। समाज के इस तरह के प्रयास से छोटे बच्चों की शिक्षा तो निखारा जा सकता है, साथ ही संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इन बच्चों के लिए खिलौना क्या है इनके चेहरे से पता चलता है। खिलौना है तो बचपन है, ऐसी ही सोच है। ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है इस प्राथमिक विद्यालय में, इन बच्चों के हाथ में खिलौना होगा तो बचपन जिंदा रहेगा, ऐसी ही सोच है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक यानी विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवा का असर न होना एक ऐसी स्थिति है जो अनावश्यक दवाओं के सेवन और कई अन्य कारणों से होती है। आइए समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कैसे बचा जा सकता है। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन यदि इनका अधिक व अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी सूक्ष्म जीव रोधी प्रतिरोध, ये एक ऐसी अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। ये एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये जल्दी हो जाता है। ये सप्ताह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है विश्व भर में। और क्यों मनाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक निष्प्रभाव हो सकती हैं, तो खतरा जेन्युइन है। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, दवा पूरी खुराक में न लेना या इलाज बीच में ही छोड़ देना। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा बेहद प्रभावशाली होती है। अगर इन्हें उचित तरीके से लिया जाए तो ये जीवन बचा सकती है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग से
दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जब कोई भी संक्रमण या बीमारी होती है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोगाणु दवाओं से प्रभावित नहीं होते और दवाओं का असर कम होने लगता है। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन हमें इन एंटीबायोटिक्स को उन रोगियों के लिए रहने देना चाहिए जिन्हें उन्हें वाकई इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, वाकई प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स का सेवन बिना वजह से करेंगे तो सारे के सारे जीवाणु उन पे वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, उनके पे इफेक्ट नहीं आएगा और फिर जब जिन लोगों को वाकई उनकी आवश्यकता है उनमें भी वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। इसलिए बिना मतलब के एंटीबायोटिक मत लीजिए। अधिकतर इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। एंटीमाइक्रोबियल सावधानी से उपयोग करें, स्व इलाज न करें और अगली बार दवाओं का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज कैट की, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। वेब सीरीज कैट में पंजाब में बढ़ते नशे और अपराध की कहानी को बखूबी दिखाया गया है। यार बड़ी मुश्किलों से पंजाब को आतंकवाद की इस काली आंधी से निकाल के लाए थे, पर अब इसे नशे के सफेद बादलों ने घेर लिया। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज कैट का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन पैक्ड सीरीज है। ट्रेलर में पुलिस के मुखबिर यानी कैट की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा। ट्रेलर में उनकी नेचुरल एक्टिंग दिल छू लेने वाली है। मैं करता हूँ कुछ। गुरनाम, जो आग आज तेरे घर लगी है, वही आग आहिस्ता आहिस्ता सारे पंजाब को जला रही है। कैट के ट्रेलर में पंजाब में बढ़ते नशे और अपराध की कहानी को दिखाया गया है। सीरीज में रणदीप हुड्डा गुरनाम सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने भाई को नशे की दुनिया से बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर बन जाता है। अगर जनता के मन में हमारे खिलाफ सवाल पैदा हुए हैं तो जवाब तो हमें देने पड़ेंगे ना। डैडी, नया बंदा नहीं रखना चाहिए अभी। अरे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो है ना इसका छोटा भाई सनी। एफिड्रिन उसमें मिक्स होकर कनाडा भेजा जाएगा। इस दौरान गुरनाम जान पर खेलकर ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करता है। कैट में कलाकारों का दमदार अभिनय तो देखने को मिलेगा ही, पर साथ ही ट्रेलर की एडिटिंग भी कमाल की गई है। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी को भी काफी पसंद किया जा रहा है। ये वेब सीरीज 9 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की आज जयंती है। भारत में मदर्स ऑफ डांस के नाम से मशहूर दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान को उनकी शानदार कोरियोग्राफी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने सेलेब्स को सिर्फ डांस स्टेप्स ही नहीं सिखाए, बल्कि उनके आइकॉनिक डांस मूव्स सितारों की पहचान बन गए। तो आपको छोड़े चलते हैं उनके द्वारा कोरियोग्राफ किए गए गानों की झलकियों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।